जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के एक चैप्टर है रोग एवं उपचार, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि यह पादप रोग और जंतु रोग को एक ही में शामिल किया गया है, जिसके कारण यह 5 पेज में समाप्त होगा। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। वीडियो आधा घंटा से ज़्यादा लंबा हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वैसे चीज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो उसको इग्नोर करने का, उसको नज़रअंदाज करने का। तो आपको पढ़ना है तो इसके PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। हम उतना नहीं इसमें मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हमने जो NTPC CBT 1 का जो भी पेपर हुआ था, सारे पेपर का GK का एनालिसिस कर दिया है। वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आप ग्रुप D, NTPC, BPSC, SSC GD या UPSI जो अभी चल रहा है, तो उनसे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पानी के भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा विषाणु के द्वारा। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं। तो इसका आंसर होगा मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना मेनिंजाइटिस लक्षण है। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। रोटा वायरस है। अगला प्रश्न है, वातपोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। हिस्टीरिया रोग प्रायः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं। दृष्टि पटल। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देश्यों में परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। तो आंसर होगा फेफड़े से। सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित है। सिलिकोसिस रोग। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल एंटीजन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों की प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण। मम्स, रेबीज तथा हर्पीस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है। तो निम्न रक्तदाब से पोटेशियम अल्पता। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्लीहा या स्प्लीन। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। प्लीहा या स्प्लीन। आनुवांशिक रोग लीन संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो
किसी चोट के लगने से अगर खून शराब होता है तो वो जमने में समस्या होती है, जमता नहीं है और ज़्यादा रक्तस्राव से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, यानी आनुवांशिक रोग है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है मलेरिया के रोगों के लिए। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसे रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, यानी रक्त थक्का नहीं जम पाता है हीमोफीलिया में। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट की कमी होने लगती है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में, और इसको भरपाई के लिए प्रायः कि ये पपीता का पत्ते का जूस दिया जाता है जो प्लेटलेट जल्दी से रिकवर हो सके। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किया गया था। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका रोग पोलियो से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। साल्क टीका रोग किस रोग से संबंधित है? तो साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। एथलीट फुट नामक बीमारी फफूंद यानी फंजाई से होने वाला रोग है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो इसका आंसर होगा बेरी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी रोग होने की संभावना होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? इसका आंसर होगा मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंग में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता के लिए। BMD परीक्षण का प्रयोग अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर है। जीका वायरस का वाहक मच्छर है एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG वेंटिंग ने। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG वेंटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फुफ्फुस प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फुफ्फुस या फेफड़ा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न होगा, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो प्रश्न होगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो पानी जल में यानी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? मस्तिष्क प्रभावित है। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो जोनास साल्क के द्वारा किया गया था 1952 ईस्वी में। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। पोलियो
एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख यानी EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। EEG किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस। सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड रीनो वायरस के द्वारा होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी से संबंधित है एनोस्मिया। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए जीवाणु जनित बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ उपयोगी हैं। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। DPT का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु से कौन कौन से रोग होता है? एक तरफ है रोग और उसके तरफ है कारक, यानी जीवाणु कौन से जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप देखिएगा। रोग है हैजा। हैजा का कारण है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। डिप्थीरिया कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के कारण डिप्थीरिया रोग होता है। क्षय रोग का कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग का कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण क्षय रोग यानी TB रोग होता है। कोड को इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी और इसका मुख्य कारण है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनस रोग होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। प्लेग का मुख्य कारक है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण प्लेग रोग होता है। काली खांसी वर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। अगला प्रश्न है न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण न्यूमोनिया रोग होता है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरई जीवाणु के कारण गोनोरिया रोग हो जाता है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण सिफिलिस रोग हो जाता है। सुजाक गोनोरहोई के कारण सुजाक रोग हो जाता है। तो ये सारे थे जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से जीवाणु जनित रोग थे? तो था हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोड, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। और इसके कारक थे कौन कौन से कारक अभी आपने देखा, तो फिर एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। ये दवाएं। संक्रमण चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग रोग हो जाता है संक्रमण चूहे के काटने से। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों को प्रभावित करता है अबिंदुकता। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रेपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया किसके कारण होती है? तो गोल कृमि के कारण फाइलेरिया रोग हो जाता है। HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो एड्स। HIV के द्वारा एड्स रोग हो जाता है।
डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है एड्स। एड्स वायरस यानी HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गैलो के द्वारा खोज किया गया था। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो जीडोबुडिन है और इसको कहते हैं एजिडाइमिडिन। अगला प्रश्न है, जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स के पहचान के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णनता से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णनता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न है, एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। अगला प्रश्न है, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्राइट रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा गुर्दा। ब्राइट रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा प्रभावित होता है। इंटरफेरोन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैंसर के नियंत्रण के लिए इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित एक रोग है, सिलिकोसिस। मक्का में सफ़ेद बाली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका आंसर होगा जिंक की कमी से होती है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो इसका आंसर होगा सरसों का। सफ़ेद कीट फसल का रोग है, तो इसका आंसर होगा सरसों का। पाइरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना। पाइरीला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में पाइरीला कीट लग जाता है। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी से होता है भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा काला कीट और अस्मट। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं? तो काला कीट और अस्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फूद के द्वारा। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फूद के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है?
तो ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी है। अब है अगला, पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। तो कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक एक बार पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। रोग का नाम है कॉक्सीडियोक्सिस। कॉक्सीडियोक्सी रक्तस्रावी आंत खूनी पेचिश रोग के लक्षण हैं, ये सब पशुओं में हो जाता है। तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता जब हो तो इसमें होता है बवेसियसिस। बवेसियसिस रोग में तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता हो जाती है। थीलेरियोसिस में तीव्र ज्वर बाह्य लसिका ग्रंथियों। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा PDF से, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग है कौन रोग और कारक, विषाणु जनित रोग। ये विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाले रोग है। तो छोटी माता इम्पॉर्टेंट है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है छोटी माता। खसरा होता है मार्विली वायरस के कारण। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। रेबीज वायरस के द्वारा होता है। चेचक वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। जन्नांग हर्पिस वायरस के कारण होता है। और एड्स HIV के कारण होता है। तो एक बार रिपीट, छोटी माता वेरिसेला वायरस, खसरा मार्विली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस के द्वारा, और चेचक वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। जन्नांग हर्पिस वायरस और एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। अब अगला है हेपेटाइटिस रोग होता है हेपेटाइटिस वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा रोग होता है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाइड के कारण। गलसुआ रोग होता है मम्प्स वायरस के कारण। जेनाइटल हर्पिस होता है सिमलेक्स वेजिनेलिस के कारण होता है। तो अब आगे देखते हैं BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है BCG का टीका। और BCG का पूर्ण रूप है बेसिली कैलमेट ग्यूरिन। यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बेस्ट। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है थैलेसीमिया रोग। गलसुआ किस अंग का रोग है? तो नेत्र का रोग है गलसुआ किस अंग का रोग है? तो नेत्र का रोग है। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है पोलियो माइलेटाइस रोग। रक्त में RH क्या है? रक्त में RH है प्रतिजन। कोरोना वायरस एवं कोविड-19। तो कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, क्या है कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करता है, जबकि T कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध 17 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक विश्व में 216 देशों में 1.35 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न है कोविड-19 के लक्षण। तो सामान्य लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम लक्षण है सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी और डायरिया, ये सभी लक्षण हैं। और नेत्र श्लेष्मक शोथ आदि। अब उपचार क्या है कोविड का? तो अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि
अस्थमा टीका नहीं बनाए, लेकिन अभी जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बहुत सारे टीके बना गया है। स्पुतनिक भी ये रूस का जो पहला टीका था वो बना था। अभी भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और इसके साथ अन्य टीका का भी हो गया है खोज। तो अब इसका उपचार संभव है। तो अब कोई अभी भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो अब उतना इससे बाहर निकल चुके हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस समय यह बुक छपा होगा उस समय हो सकता है कि नहीं बना हो, तो उस अनुसार यह बुक में लिखा है। तो पढ़ देते हैं क्या बात है, इसमें क्या लिखा है उपचार में। तो अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका नहीं बन पाया है, इसलिए इसे बचाव करके संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इसे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 80% व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनकी आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ये था उपचार। अब है कोविड-19 से बचाव के उपाय। तो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी यानी डिस्टेंस बनाए रखना है। लगभग 6 फीट की अर्थात सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस जिसे कहते हैं, का पालन करना है। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब है जीवाणु जनित रोग। तो कौन कौन से रोग जीवाणु जनित होते हैं तो वो से देखते हैं। तो ये है हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोड, टिटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, सिफिलिस, सुजाक। तो ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं जो कि पिछले भी पेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ जीवाणु जनित रोग में यहाँ देखिए ये सारे, तो ये इसको इग्नोर छोड़ देते हैं, ये सारे आप देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग होता है मूंगफली में। अब आए पादप रोग। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है ईस्ट में, हाइड्रोफोबिया। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है खसरा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है। खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण है? तो हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग का कारण है हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है नींबू का कैंकर रोग। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है चूषण। कालाजार का संचार किससे होता है? तो सिकता मच्छी के द्वारा कालाजार का संचार होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा DPT। ये रिपीट हुआ है। काली खांसी के बचाव के लिए शिशु का कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT लगाया जाता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। आनुवांशिकी के जनक थे जे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल, सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर और जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। अब आगे देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो मलेरिया, अमीबियासी, कालाजार, पायरिया और सोने की बीमारी, ये सभी सारे रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। अमीबियासिस होता है एंट अमीबा सिम्प्लेक्स के कारण। कालाजार होता है लिस्मेनिया यानी बालू मक्खी के काटने से। पायरिया का कारक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी
ट्रिपनेसोमा। फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। अगला है कृमि जनित रोग। तो फाइलियरेसिस, कुचेरिया ब्रोंकोफाइट, बुर्किया तिमोरी इसके कारण होता है। टीनियासिस, टीनिया सोलियम के कारण। और एस्कोरिएसिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के कारण होता है। कवक जनित रोग है तो एथलीट फुट, खाज और दांत ये कवक के द्वारा होता है। तो एथलीट फुट होता है। मुख्य कारक है ट्राइफोफाइटोन, माइक्रोस्पर्म, खाज एस्केरस, एस्केबीज और दांत ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन के कारण होता है। अब आगे है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। तो जनरली आप देखिए इसका मुख्य कारक नहीं पूछा जाता है, तो ऐसा पूछा जाता है कि आलू का विलंबित अंगमारी रोग किसके कारण होता है, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा किस कारण होता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक बार ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। चाहे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आलू अब है कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक, यानी ये सारे रोग जो भी हैं वो कवक के कारण होता है। तो देखते हैं आलू का विलंबित अंगमारी रोग कवक के कारण होता है। आलू का पूर्व अंगमारी रोग कवक के कारण। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण। गन्ना का लाल विग्रहण कवक के कारण। गेहूं का काला कीट रोग कवक के कारण। गेहूं का सलतकंड, गेहूं का चूर्ण, असीता, क्रूसीफेर का कीट, सफ़ेद कीट ये सारे कवक के कारण होते हैं। बाजरा मृदु रोमल, असीता बाजरा का इरगोट, आलू का वाट रोग, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, राई का इरगोट रोग ये सारे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद है ये है विषाणु जनित रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू का मोज़ेक रोग, बंकी टॉप बनाना रोग और फूल गोभी का मोज़ेक रोग ये सारे विषाणु के कारण होते हैं। गाजर का लाल पत्ती रोग। अब अजैविक पादप रोग है तो नींबू का डायबोक रोग है। किस तत्व की कमी होती है तो कॉपर की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक निकोसिस बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। मटर में मार्श रोग मैग्नीज की कमी से। और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। अगला प्रश्न है फूल गोभी में व्हीप टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। चुकंदर में हॉट होता है बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हॉट रोग होता है भंडारण में O2 की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरोन की कमी से। अब है जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी। आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग और नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टुंड रोग और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये सारे जीवाणु के कारण होते हैं। सेब, गुलाब, टमाटर तथा क्राउल गाल ये सारे जीवाणु के कारण होते हैं। आलू का स्केब और तंबाकू का सैथिल रोग ये जीवाणु के कारण। और टमाटर का सैथिल रोग भी होता है जीवाणु के कारण। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप सभी के लिए वीडियो को ला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अगर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो हम बदल रहे हैं या कोई दूसरा चीज़ अपलोड कर रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है अगर आप 5 लोग ही हमको देख रहे हैं या 5 लोग ही फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 5 लोग से ही 5 मिलियन होगा। तो लगातार हम चलेंगे। आपको सक्सेस ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट है। हम इसके पीछे नहीं भागते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह सिलेबस पूरा हो, किसी तरह से जो भी चीज़ हम हाथ में लिए हैं उसको पूरा करें, ना कि आज एक टॉपिक ये पढ़ा दिए और अगला दिन ये टॉपिक। ऐसा नहीं है। अगर एक सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भलाई इसमें होने वाला है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि मुझे व्यूज आता है या नहीं आता है, या अगर आपको समझ में आ रहा है, अकेला सिर्फ आप जो अभी सुन रहे हैं
आपको समझ में आ रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपके लिए ये सही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं जा सकते हैं। इसलिए ये मत देखिए कि इसको लोग कम देखता है और इसमें व्यूज़ नहीं है तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको सफलता में ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि भीड़ के लिए। भीड़ के पीछे मत जाया कीजिए, सिर्फ पढ़ा कीजिए जहाँ समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है समझने की प्रयास कीजिए। और ऐसे भी आप 25-30 साल के बीच या 25-30 साल के बीच में है तो आपको मालूम ही होगा कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको भीड़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ मेहनत करते जाना है, आगे जो हो सो देखा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।